श्रीमान एमएलए का कारवां ग्वालियर चंबल संभाग से निकल के अब मालवा रीजन की तरफ आ गया है। आज हम हाट पिपलिया में हैं, जो कि एक ग्रामीण इलाका है। और अगर हम यहाँ की जनता की बात करें तो ये तो ना तो कांग्रेस के पक्ष में रही है, ना तो बीजेपी के पक्ष में। वो मुद्दों को देखकर और प्रत्याशियों को देखकर उसने अपना वोट डाला है। और अगर हम आज इस इलाके की अभी बात करें तो यहाँ पे विकास का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, सड़क भी मुद्दा है। लेकिन जनता में रोष है। जनता पूछ रही है कि समय से पहले चुनाव क्यों हो रहे हैं, क्या प्रत्याशी जो हैं वो नोट में बिके हैं। तो ये सारे सवाल हैं। तो श्रीमान एमएलए में हम दोनों प्रत्याशियों से मिलेंगे। भाजपा में है मनोज चौधरी, जो कि कांग्रेस से जीते हुए प्रत्याशी हैं और भाजपा से अब लड़ रहे हैं उपचुनाव। और कांग्रेस से हैं राजवीर सिंह बघेल, जो कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उनके पिताजी जो हैं वो यहाँ से एमएलए रह चुके हैं। तो कांटे की टक्कर है। और श्रीमान एमएलए के इस एपिसोड में हम इन दोनों प्रत्याशियों से मिलेंगे, उनका जनसंपर्क देखेंगे, जनता से बात करेंगे, जानेंगे कि इस बार जनता का मूड क्या है, वो क्या सोच रही है, उसके जहन में किस तरह के सवाल हैं और वो किसको वोट देगी। तो आइए देखते हैं श्रीमान एमएलए। मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों की राह आसान नहीं है। ऐसी ही सीट है हाट पिपलिया। ये विधानसभा सीट मध्य प्रदेश के देवास जिले में पड़ती है। यहाँ पिछले 6 चुनाव में मुकाबला बराबरी का रहा है। भाजपा और कांग्रेस ने 3-3 बार जीत दर्ज की है। सिर्फ बीजेपी के दीपक जोशी ऐसे नेता हैं जो लगातार 2 बार विधायक रहे। साल 1993 में यहाँ कांग्रेस के ठाकुर राजेंद्र सिंह बघेल ने भाजपा के कुंवर तेज सिंह सेंधव को महज 1171 मतों से हराया था। 1998 में भाजपा के तेज सिंह जीते थे, लेकिन 2003 में बघेल ने 2000 वोट से भाजपा के राय सिंह सेंधव को पराजित किया। – 2008 में पहली बार दीपक जोशी ने ताल ठोकी और ये सीट भाजपा के खाते में ले आए। 2013 का चुनाव एक मायने में खास रहा। कई सालों बाद यहाँ परिणाम नहीं बदले, यानी दीपक जोशी सीट बरकरार रखने में कामयाब रहे। जोशी ये सीट 2018 में नहीं बचा सके। अब कांग्रेस के मनोज चौधरी उपचुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने यहां से राजवीर सिंह बघेल को टिकट दिया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रत्याशियों ने जनसंपर्क भी तेज कर दिया है। चलिए हाट पिपलिया में जानते हैं कि जनता का मूड क्या है। क्या कहेंगे आप, किस तरह का चुनाव का माहौल है, किसको वोट देंगे? हम पलट देंगे, माहौल पलट देंगे। हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। माहौल पलट दोगे आप? क्यों पलटोगे? हमको वो विकास का मुद्दा नहीं हुआ और 15 महीने में उसने पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करी, पार्टी बदल लिया। तो आप... हाँ जी मैडम, आप विकास का मुद्दा ही नहीं रहा आजकल। जो विकास करेगा उसके साथ है हम। बिल्कुल माहौल बिल्कुल चेंज कर देंगे हम। बिल्कुल चेंज करना हमको। बिल्कुल बीजेपी मैडम को वोट नहीं देंगे, जो नहीं देंगे दल बदलू को वोट। और हम राजवीर सिंह को वोट देंगे, जबकि वो पहली बार लड़ रहे हैं चुनाव। हाँ, तो उन्होंने और हाट पिपलिया का भला भी करा। उनने बहुत, उनके बघेल साहब ने भी बहुत सब कुछ काम करवाया। नरसिंह घाट का काम करवाया और भी सड़क ने सब काम करवाया उनने। क्या कहेंगे आप? राजवीर सिंह बघेल को देंगे वोट। अच्छा। उनके पिताजी 40 साल से हाट पिपलिया विधानसभा में बहुत कुछ विकास किया उन्होंने। उनके पिताजी के काम के कारण आप उनको वोट हाँ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा आप क्या करोगे? उनको राजवीर सिंह को, बघेल साहब को। ठीक है, चलिए आप क्या कह रहे हो? हाँ, हाथ के पंजे में बघेल साहब को वोट देंगे। और बीजेपी से हम मतलब इससे तंग आ गए हैं कि हम छोटे काम करने वाले। अभी मैं बैंक से आया हूँ, अभी ये जो ग्रामीण पद विक्रेता के रूप में 10-10 हज़ार रुपये का लोन दिया जाता है, तो ये मेरा लोन वहाँ से कैंसिल कर दिया। बैंक वालों ने कह दिया कि आप मेरा ओनली मोटरसाइकिल का है उसमें, तो मोटरसाइकिल का है, तो इसके कारण बोले आपकी ये आपके यहाँ 600 इसको रहना चाहिए, तो आपको लोन नहीं दिया जाएगा। अच्छा,
चलिए आप क्या कहेंगे? यहाँ पे हाटीपिल्या सीट से मनोज चौधरी चुनाव जीतेंगे। अच्छा। हाँ, काम अच्छा है, कार्यकर्ता की पूछ परख है। और उन्होंने दल बदला, उसका कोई दिक्कत नहीं आपको? दल कैसे बदला है? जो अच्छी पार्टी थी देश के हित की, उसके साथ हुए वो। जो देश के गद्दार पार्टी है कांग्रेस, उसको छोड़ के देश के हित की गद्दार है। आप क्या कहेंगे? हाँ, मनोज चौधरी को ही वोट देंगे। कांग्रेस को नहीं दे रहे हैं? हम मनोज को भी नहीं, और हम शिवराज मामा को देंगे। शिवराज मामा अच्छा, शिवराज मामा को देंगे। हाँ। मामा को देंगे। मनोज चौधरी मैडम अच्छा, क्यों देंगे आप? अच्छा काम कर चल रहा है वो, खेती वगैरह के सबके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, किसानों के लिए अच्छे व्यवस्था की उन्होंने, इसलिए हम उसी को वोट देंगे। मतलब शिवराज मामा को वोट शिवराज मामा और देंगे। मनोज चलिए। तो देखा आपने, जो जनता है यहाँ पे, कुछ लोगों का मानना है कि गद्दारी हुई है, नहीं देंगे हम बीजेपी को वोट। कई लोग कह रहे हैं नहीं, हम तो शिवराज मामा को वोट देंगे। तो कुछ लोगों का कहना है नहीं, बघेल साहब जो है वो 40 साल से इस इलाके से जुड़े हुए हैं, उन्होंने विकास का काम किया है, जनता की फिक्र करी है, तो उनको वोट देंगे। हाट पिपलिया में भाजपा कांग्रेस की सीधी टक्कर जरूर है, लेकिन केंद्र में है सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हुए मनोज चौधरी। 2018 में उन्होंने इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी। खाती समाज से आते हैं, जिसकी बड़ी संख्या में मतदाता पूरे देवास जिले में हैं। इस सीट पर 16.4% खाती, 12.1% ठाकुर, 8.2% पाटीदार, 8.2% बलाई और 8.2% मुस्लिम और 4.7% अनुसूचित जाति के वोटर हैं। मनोज चौधरी राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता नारायण सिंह चौधरी कैलौद गांव के लंबे अरसे से सरपंच और फिर देवास जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। विधानसभा में टिकट नहीं मिलने पर नाराज होकर नारायण सिंह चौधरी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। वे चुनाव तो नहीं जीते, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी की हार में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मनोज चौधरी की मां रामकला बाई भी जिला पंचायत सदस्य हैं। हाट पिपलिया से भाजपा के प्रत्याशी मनोज चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह का आप माहौल देख रहे हैं? चूंकि अब तो जो है चुनावी प्रचार वगैरह सब शुरू हो गया, आप लोग की सभाएं शुरू हो गई, किस तरह का माहौल आपको दिख रहा है? बहुत शानदार माहौल है और बहुत अच्छे से विजयश्री प्राप्त होगी। बिल्कुल जनता। और क्या मुद्दे लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मुद्दे तो इतने सारे थे इस विधानसभा क्षेत्र के, लेकिन कांग्रेस की सरकार में एक भी मुद्दे का समाधान नहीं हुआ, एक भी समस्या का। आज के समय जब विगत 6 माह से हमने भारतीय जनता पार्टी जब से ज्वाइन करी है, शिवराज सिंह जी की सरकार यहाँ पर बनी है, तब से इस 6 माह में 1041 करोड़ से भी ज़्यादा के काम हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए हैं, जिसमें किसानों को सिंचाई की सुविधा हो, पीने के पानी की सुविधा हो, कहीं सड़कों की सौगातें हो, बड़ी पुलियाएँ हैं, डैम है, बिजली से संबंधित समस्याएं हैं, कई तरह की समस्याएं जिनके समाधान के लिए 1000 करोड़ से ऊपर की स्वीकृति दी गई है। आप पिछली बार जो थे, पहली बार आपने चुनाव लड़ा था, जनता ने आप पे विश्वास किया था। इस बार जो आपके खिलाफ है वो पहली बार लड़ रहे हैं कांग्रेस से। बघेल वो तो 35 साल से है, उनके फैमिली वाले हैं, लेकिन वो पहली बार लड़ रहे हैं। और आप जैसे कि वहां हमने रोड जो देखा पिछली बार, उस रोड जो था वो अभी भी बनी नहीं है। यहाँ पे स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो दिक्कत है। बच्चों की अगर हम कॉलेज की बात करें तो साइंस के सब्जेक्ट के लिए उनको पढ़ने के लिए इंदौर या देवास जाना पड़ता है। तो ये सब चीजें तो अभी भी हैं। आपने अगर देखा हो तो अभी जिस सड़क की बात थी, जो मुद्दा था, बिल्कुल सही बात है आपकी कि वो सड़क बिल्कुल नहीं बनी थी। और पूरे 1.25 साल में जब तक मैं विधायक रहा, एक तगारी मुरम नहीं डलवा पाया था। और यही कारण था कि हमको ये सब छोड़ना पड़ा। वो तो आपने एक ही जगह देखी है, बाकी की भी समस्याएं आप पूरे क्षेत्र में जाके देखें। जिन लोगों से हम वादे करके आए थे, वादे पूरे होना तो दूर की बात है, उसकी आस भी नहीं थी हमें। और ये स्थिति, हमने ये बदलाव किया, और जैसे ही बदलाव किया और पहले दिन जब माननीय शिवराज सिंह जी के से मिल कर के मैं आया था, तो मैंने एक ही बात रखी थी कि मैं जिस दिन पहले दिन अगर हाट पिपलिया जाता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर, तब मेरा ये काम शुरू होगा तभी जाऊंगा। और पहले ही दिन हमने जब गए
बीजेपी की सदस्यता ली। पहले दिन अगर हाटपिपलिया पहुंचे तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो अभी आप वो काम चल रहा है उस रोड का। ये बताइए कि आपको जो लोग जो अगर बात करते हैं मुद्दा जो कांग्रेस बार बार यहाँ पे कहती है, पूरे चुनाव में जो उपचुनाव में कह रही है, गद्दार वर्सेस वफादार, नोट वर्सेस वोट, बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ, और आपके लिए ऐसा कहा जाता है कि आप जो है 22वें नंबर के गद्दार थे, सबसे आखिरी में आप बेंगलोर गए थे। तो ऐसा क्यों कहा जाता आपके लिए? आपने बहुत सोचा उसके बाद? सीधी सी बात है, ये तो माता सीता भी जो है अग्नि परीक्षा देकर भी ये इन आरोप प्रत्यारोप से नहीं बची। लेकिन गद्दार की जब बात करते हैं तो मैं पूछता हूँ, जो मेरा हमारे सामने प्रत्याशी है वो अगर नगर पंचायत में सोनकच्छ में अगर चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं, हाटपिपलिया में वो कांग्रेस के हो गए, तो गद्दार कौन? जो पार्टी के साथ रहकर उसकी गद्दारी करे। अगर हमने, सीधी सी बात है, जिस दिन छोड़ा सबसे पहले वो संवैधानिक पद छोड़ा, फिर कांग्रेस छोड़ी और आज भारतीय जनता, जब तक रहे उस पार्टी में ईमानदारी से रहे, और आज इस पार्टी के तो ईमानदारी से उसका काम कर रहे। एक बात, गद्दार कौन? जो संबल योजना बंद कर दे। पूर्व में अगर शिवराज सिंह जी की सरकार ने संबल योजना गरीबों को आंसू पोंछने के लिए चालू की थी, अगर उसको बंद करती है तो गद्दार वो सरकार है जो उसको बंद करती है। किसानों के साथ अगर छलावा किया, उनको ये है कि उसको वादा तो कर दिया कि हम 2 लाख तक का आपका कर्ज माफ़ करेंगे, अगर वो कर्ज माफ़ नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, अगर कर्ज माफ़ नहीं किया तो वो तो गद्दार हुई। लेकिन उसके अलावा भावांतर की राशि नहीं दी तो फिर गद्दार कौन हुआ? जो भावांतर की पहले से राशि दी जा रही थी। अगर बीमे की राशि किसानों की जेब से ले ली और कमलनाथ सरकार ने उस समय अगर जमा नहीं किया उसके पैसे, तो फिर गद्दार कौन हुआ? उन बहनों के साथ जिनको 51,000 रुपये की राशि देने का वादा कर दिया और उनको 51,000 रुपये की राशि नहीं दी, तो गद्दार कौन हुआ? वो सरकार हुई। अगर लैपटॉप देते थी शिवराज सिंह जी सरकार, और हमने उस समय की इसने कांग्रेस सरकार के लिए वादे कर दिए थे कि भाई हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे या फिर उनको रोजगार देंगे, और रोजगार तो देना दूर की बात है, अगर योग्यता जिस बच्चे में रहती, छात्र में, हमारे भाई बहनों में, वो 80% से ऊपर अंक लाते थे तो शिवराज सिंह जी अगर लैपटॉप देते थे, अगर वो लैपटॉप भी देना बंद कर दिया, रोजगार तो दूर, तो फिर गद्दार कौन हुआ? वो सरकार हुई जिसने झूठा वादा किया, वो वादा नहीं निभाया, चलती हुई योजना को बंद किया, वो गद्दार है। आप कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, ये वाली जो सीट है, यहाँ से दीपक जोशी जी बार बार आपके लिए वो जो है अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, तो भीतरघात का आपको? आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। और मुझे ये बताओ कि आप थोड़ी देर पहले हमारे साथ रहते, उनके शब्द सुनते, इसके अलावा कल हम पूरे एक एक व्यक्ति अलग अलग पोलिंग बूथ साथ में हम जा रहे हैं। किसने कहा कि वो अपनी बात रखना एक बात अलग है, अपने कार्यकर्ताओं को बड़े नेता से मिला दे, उसके बाद एक एक पोलिंग बूथ पर वो जा रहे हैं, एक एक कार्यक्रमों में जा रहे हैं, उस बात का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। भीतरघात की आशंका आपको बिल्कुल नहीं है, सब एक है और पूरी ताकत से एक है। कांग्रेस का कल्चर जो होता है वो अलग था, अब बीजेपी के कल्चर की बात करें, संघ की बात करें तो अलग है। यहाँ पे कलेक्टिव लीडरशिप होती है। कि आप लोग कैसे अपने आप को उसमें ढाल रहे हैं? मैं तो बहुत अभिभूत हूँ कि यहाँ का एक एक कार्यकर्ता बहुत मजबूती से, बहुत ही मजबूती से काम करता है। साथ में जितने भी बड़ी लीडरशिप है, मैं उस समय जब अलग विचारधारा थी तो वो लीडरशिप कभी काम पोलिंग बूथ तक नहीं जाती थी। यहाँ पर विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, वो अपने आप को एक छोटे से कार्यकर्ता समझ करके काम करते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता ही नहीं कि कोई नेता है, सारे कार्यकर्ता और मजबूती से काम करने वाले लोग। आपको लगता है यहाँ पे सभी कार्यकर्ता हैं, कोई ऐसा नेता नहीं वाले हैं? सब मतलब बड़े बड़े विधायक स्तर के लोगों को अलग अलग अपने सेक्टर लिए उनने, और उसकी जवाबदारी जो बखूबी निभा रहे हैं, उससे देखकर लगता है कि वो एक बहुत ही अभूतपूर्व संगठन है ये। चलिए आखिरी सवाल पूछूंगी, आप 22 लोग जो गए थे, बेंगलोर गए और फिर आप लोग बीजेपी में आ गए, क्या लगता है ये 22 में से आपको क्या लग रहा है कितने लोग जो हैं दोबारा से विधानसभा पहुंचेंगे? अभी 28 विधानसभाओं पे चुनाव होना है, ये 22 के 22 नहीं 28 के 28 ही जीतेंगे। अच्छा, 100%। नहीं, मैं 22 इसलिए पूछ रही थी कि 22 आप लोग बेंगलोर गए। जिस तरह से मैंने ये जो इस पार्टी में आकर के इस संगठन को देखा, समझा, और मैं विगत 1 माह से, अभी 4-5 दिन पहले ही मेरी छुट्टी हुई है, मैं आया हूँ, 4 दिन से मैं क्षेत्र में हूँ। इसके पहले पूरा 1 महीना मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा संक्रमण हो गया था, ख़राब थी, 1 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहा।
जब उठ कर के आया तब तक पूरा ढांचा यहाँ बना हुआ था और उसके बीच में भी कहीं ऐसा नहीं लगा कि कोई प्रत्याशी अनुपस्थित है। मतलब उस अनुपस्थिति में इतना जबरदस्त काम यहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। बहुत आप कहना चाह रहे हैं कि आपके अनुपस्थिति में भी पूरा यहाँ पे माहौल आपके लिए फेवर में कर दिया गया। जी जी हाँ। चलिए जाते जाते आप IND24 के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? IND24 बहुत अच्छा न्यूज चैनल है और मैं पूरे जितने भी इनके दर्शक हैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमने बहुत बड़ी लड़ाई जो लड़ी थी वो हम जनता के लिए, और आज हमारे लिए जनता लड़ाई लड़ रही है और उसमें आप सबका भी साथ हमें मिले। और इस न्यूज़ चैनल ये सच्ची खबरें जनता तक पहुंचाए, जो भ्रामक प्रचार अलग अलग पार्टियों द्वारा किए जाते हैं, इनके द्वारा सच्ची खबरें पहुंचाई जाती है। और मुझे विश्वास है कि एक एक बात जनता को, चाहे हमारे कई मुद्दे हों तो वो भी लेकर जाए, हमारी गड़बड़ी हो तो वो भी लेकर जाए, लेकिन सच्चाई जरूर लेकर के जाए आप जनता। IND24 से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना मनोज चौधरी जी को, जो एकदम आत्मविश्वास से लबरेज हैं। उनका ये कहना है कि वो लोग गद्दार नहीं है, क्योंकि उनके क्षेत्र में वो पहली बार चुने गए थे 2018 में। उन्होंने कहा उनके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ जैसा कि उनकी उम्मीदें थी, और जितना कि वो जनता के पास जाना चाहते थे, इसीलिए वो सब लोग जो हैं उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ा और कमल को अपनाया। और उनको मानना है कि जिस तरह से बीजेपी में एक एक, चाहे वो टॉप का लीडर हो चाहे वो नीचे का कार्यकर्ता हो, सब कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, और यही जो है बीजेपी में जो है वो जीत दिलाता है। हाट पिपलिया से कांग्रेस के उम्मीदवार राजवीर सिंह बघेल हैं। राजवीर सिंह सोनकक्ष नगर परिषद के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी असल ताकत उनके पिता राजेंद्र सिंह बघेल की राजनीतिक विरासत है। वे हाट पिपलिया से 3 बार विधायक रहे हैं, कुल 7 बार चुनाव लड़े हैं। 1985 से अब तक सिर्फ पिछले विधानसभा चुनाव में ही राजेंद्र सिंह बघेल का टिकट काटकर मनोज चौधरी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था। चौधरी जीते, लेकिन कांग्रेस सरकार गिरवाकर भाजपा में चले गए। राजवीर अब पहली बार विधानसभा स्तर का चुनाव लड़ेंगे। राजवीर सिंह बघेल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे आप, किस तरह का चुनाव का माहौल है, क्या मुद्दे लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं? एक्चुअली मैम, ये इस विधानसभा से मेरे पिता ठाकुर राजेंद्र सिंह जी बघेल 7 चुनाव लड़े हैं। 84 से लड़ते आ रहे हैं चुनाव। 7 चुनाव लड़े। इन 7 चुनाव में जो चुनाव कैंपेनियन है वो खुद मैंने संभाला था। तो इस गांव में व्यक्तिगत रूप से मेरा हर कार्यकर्ता से और हर गांव में जीवित संपर्क रहा है। और पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, उसमें बहुत सारी ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे ये क्षेत्र वंचित है। पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, एग्रीकल्चर से कनेक्टेड समस्या है, और खासकर यहाँ से नर्मदा की एक पाइपलाइन जो निकली है उसमें हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र से पूरी लाइन गुजरी, पर पूरे क्षेत्र में केवल 60 गांव ये ले पाए। उसको सारे क्षेत्र के गांव से वंचित रह गए। तो मेरी प्राथमिकता यही है कि नर्मदा शिप्रा लिंक योजना में सारे गांवों को, क्षेत्र के गांवों को जोड़ा जाए। यहाँ हाट पिपलिया प्रॉपर में 12-15 साल से नलों में पानी नहीं आया है। ये ऐसी समस्याओं को दूर किया जाए, रोडों सड़कों की समस्या, इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता। विकास का मुद्दा है बेसिकली आपका, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि कई लोगों ने ऐसा कहा है जैसे आपको ये विरासत में मिल गया हो ये टिकट। नहीं, विरासत में तो नहीं मैम, क्योंकि परिश्रम बहुत है। पिताजी का भी है, 40 साल से जुड़े हुए हैं क्षेत्र से, और हम लोग भी जुड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक है पार्टी ने कुछ देख के टिकट दिया है। विरासत में लेकिन तो आपके जो अपोजिट में है, अपोजिशन में, वो ये कह रहे हैं कि जैसे कांग्रेस का नारा है गद्दार की जो नारा लगा रही है, तो आपके लिए वो कहते हैं कि जब आप सोनकच्छ में होते हो तो आप कांग्रेस के खिलाफ हो जाते हो और हाट पिपलिया में आप कांग्रेस के प्रत्याशी बन गए हो। नहीं, ऐसा नहीं है मैम। सोनकच्छ में जो स्थिति बनी थी, जब दलीय आधार पर चुनाव नहीं थे, तो एक ही बार ऐसा मौका आया था, तो किसी कारणवश, और मैं उसके बाद पार्टी की सदस्यता मैंने ली है। वरिष्ठ जो कांग्रेसी हमारे वरिष्ठ थे, उन लोगों के कहने पे वापस कांग्रेस में मैं रहा और कंटिन्यू कांग्रेस पार्टी का मैं सक्रिय सदस्य हूँ, और पार्टी में रह के पार्टी के सभी पदों पे मैं रहा और काम भी कर रहा हूँ। ये सीट कांग्रेस ने जीती थी पिछली बार, मनोज चौधरी ने जीती थी। अब वो भाजपा में चले गए, वो जीतने वाले, मतलब वो जीते हुए कैंडिडेट हैं।
अब कांग्रेस ने आप पे भरोसा किया है, ठीक है, आपके पिताजी का एक बैकग्राउंड है, पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, और आप पहली बार लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है, आप वो कांग्रेस की जीत जो है, दोबारा कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे? निश्चित तौर पे मैम, निश्चित तौर पे कांग्रेस को जीत मिलेगी, और उसका सबसे बड़ा कारण यही रहेगा कि यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनके प्रति नाराजगी थी लोगों में, वो नाराजगी का फायदा कांग्रेस के कैंडिडेट को उस समय मनोज चौधरी जी को मिला था, और मनोज चौधरी जी ने 1.5 साल में ही अपने रंग दिखा दिए और पार्टी से बगावत करी, कार्यकर्ताओं से बगावत करी, एक एक मतदाताओं से सीधा सीधा धोखा हुआ। और यही नहीं, ये 22 जगह इसका विरोध इन कैंडिडेटों को झेलना पड़ रहा है, पार्टियों को झेलना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पे क्षेत्र की जनता इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी, जो दोगलापन उन्होंने किया है। आपको लग रहा है कि 22 जो विधायक जो चले गए थे उनको जो है जनता सबक सिखाएगी इस उपचुनाव में? 100% में, 100%। जो लोगों के रुझान आ रहे हैं, लोगों का जो प्यार उमड़ रहा है, लोगों का जो गुस्सा उमड़ रहा है, हर गांव में उनको खरी खोटी सुनने को मिल रही है, तो निश्चित तौर पे जनता की नाराजगी तो है। एक एक वोट का उनका बेच दिया गया, सौदा हुआ उनके वोटों का। चलिए, आप बात कर रहे हैं नोट से वोट का सौदा हुआ, लेकिन 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार रही, कमलनाथ जी की जो सरकार रही, उसको लेकर भी बहुत कुछ अच्छा मैसेज जनता में नहीं गया है, क्योंकि कांग्रेस के ही विधायक बताते हैं कि काम नहीं होता था, केवल छिंदवाड़ा का काम होता था। इसको आप कैसे फिर जनता को बताएंगे? मैं गलत मानता हूँ मैडम, मैं करीब 6 महीने से क्षेत्र में घूम रहा हूँ। हर गांव में कमलनाथ जी की हर योजनाओं का समर्थन ग्रामीण लोग कर रहे हैं, और ये अगला जो अभी 15 दिन बाद परिणाम आएंगे, वो परिणाम बताएंगे आपको। हर गांव में कमलनाथ जी की जो पॉलिसी थी उसका फायदा ग्रामीण जनता को मिला है, चाहे दूध के भाव हो, चाहे कर्जा माफी हो, बिजली बिल हाफ हो, सीधा सीधा हर व्यक्ति के जेब पे असर पड़ा था, हर व्यक्ति का निजी फायदा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई योजना इस बीच 15 साल में लागू नहीं हुई जिससे कि आम आदमी को सीधा सीधा फायदा हो सके। हर किसान है वो दूध का भी काम करता है, हर किसान है जिस पे कर्जा भी था, तो 15 महीने में इतना कुछ कमलनाथ जी ने दिया जिससे व्यक्तिगत रूप से हर किसान को फायदा हुआ है। चलिए, क्या लग रहा है, 28 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, क्या देख रहे हैं आप, क्या आंकड़ा आएगा कांग्रेस को? जो आंकड़ा अभी तक हम लोगों के सामने आ रहा है, कम से कम 24 सीटें कांग्रेस जीतेगी। 24? तो 4 कौन सी जो है जो नहीं जीत रही है कांग्रेस? नहीं, 4 सीट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सभी सीटों को मिला के जो रुझान अभी तक जिन सीटों के मेरे को पता लगे हैं, कुछ 2-3 सीटें तो अभी खाली हुई हैं, उनका इतना जानकारी मुझे नहीं है, पर 24 सीटों का मुझे अंदाज है कि 24 सीट कांग्रेस जीतेगी। चलिए, हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना राजवीर सिंह बघेल को, उनका मानना है कि हाट पिपलिया में भले ही जनता ने मनोज चौधरी को जिता दिया था, लेकिन उन्होंने जो था 15 महीने में कोई भी काम नहीं किया। तो विकास का मुद्दा है, साथ में जनता का जो रोष है, ये जो समय से पहले चुनाव जो हो रहे हैं और नोट के बदले जिस तरह से सत्ता हासिल की गई है नोट के जरिए, वो चीज जो है कहीं ना कहीं उसका नुकसान होगा आने वाले समय में बीजेपी को। बड़े नामों और परिवारों की प्रतिष्ठा से जुड़े यहाँ के चुनाव आम आदमी की उम्मीदें कभी पूरी नहीं कर पाए। हाट पिपलिया से 5 किलोमीटर दूर काली सिंध नदी पर बना देवगढ़ का पुल सबसे बड़ा गवाह है। हर बारिश में 50 से 60 गांव का बाकी जगह से संपर्क टूट जाता है। उपेक्षा का दूसरा प्रतीक है हाट पिपलिया के हर घर के बाहर मिलने वाला पानी का ड्रम। पूरा गांव टैंकर पर निर्भर है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी जिस महाकाल मार्ग पर रहते हैं, वहां तक जलापूर्ति का यही हाल है। ऐसे में सत्ता परिवर्तन देख चुके मतदाता इस बार पाला बदलने वाले उम्मीदवार को जीत का हार पहनाएंगे या होगी हार, ये देखना दिलचस्प होगा। 21 किलोमीटर की ये रोड बरोटा फाटा से चापड़ा तक जाती है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी ये रोड बनानी है। ये रोड जो था पिछले विधानसभा के चुनाव में 2018 में एक मुद्दा था और बहुत बड़ा मुद्दा था, और इसी के कारण जो है दीपक जोशी जो यहाँ से पहले से 2 बार के विधायक रहे, वो चुनाव हार गए, और मनोज चौधरी जो कांग्रेस की टिकट से लड़े थे, जिनको पहली बार टिकट दिया था कांग्रेस ने, जीत गए थे। तो क्या ये रोड इस बार के उपचुनाव में भी मुद्दा रहेगा? क्या ये रोड के कारण जो है जनता जो है वो तय करेगी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा? तो ये देखना होगा कि उपचुनाव में, इस उपचुनाव में ये रोड क्या रोल निभाती है।
हाट पिपलिया से ING 24 के लिए कैमरामैन नगेंद्र के साथ मुक्ता पाठक की रिपोर्ट।